हेलो एस्पिरेंट, बायोस्फीयर की रिजर्व की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने बायोस्फीयर रिजर्व आप लोगों के लिए जो सीरीज शुरू की है, हम एक एक करके वो सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो कवर करने की कोशिश करें, जो कहीं ना कहीं हमारी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए और हमारी जो मेंस एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उनको हम कवर कर रहे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में हमने 2 बायोस्फीयर रिजर्व के आपके लिए एपिसोड पहले बना रखे। तीसरा एपिसोड हमारा जो आज का है वो है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर। आज हम डिटेल में जानेंगे कि गल्फ ऑफ मन्नार क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, गल्फ ऑफ मन्नार में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, कौन से वहाँ पे प्रजातियाँ पाई जाती हैं, कौन से क्षेत्र से मिलकर ये बना हुआ है, इसका लोकेशन कहाँ पर है, इसका महत्व क्या है हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से, और हमें ऐसी जानकारी के लिए इसका क्या महत्व है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेंटर आईएएस एकेडमी के साथ बायोस्फीयर रिजर्व की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत हम अभी कर रहे हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके परिचय और इसकी विशेषताओं के ऊपर कि इसका परिचय क्या है और इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। हमने आगे बात की थी कौन सा पहले स्थलीय बायोस्फीयर रिजर्व था, तो अब समुद्री एरिया कौन सा है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो सबसे पहला जो समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है वो हमारा गल्फ ऑफ मन्नार है। इसकी स्थापना 1989 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत की गई थी। और इसका महत्व या उद्देश्य क्या रहा था, तो प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री घास के मैदान, मैंग्रोव वनस्पति और समुद्री जीवों के कारण इसे उच्च जीव विविधता क्षेत्र माना जाता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में भी इसको जाना जाता है। विशेष संरक्षण क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इसमें गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, जिसमें शामिल 21 छोटे छोटे द्वीप हैं, उनका समावेश इसमें हो रखा है। अगर इसके भौगोलिक विस्तार की बात की जाए तो इसका स्थान तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। सीमाएं अगर देखी जाए तो उत्तर में तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र जैसे रामेश्वरम, तूतीकोरिन और मंडपम आदि क्षेत्र लगते हैं। अगर दक्षिण एरिया की बात की जाए तो दक्षिण में श्रीलंका का उत्तरी पश्चिमी तटीय क्षेत्र यहाँ पर लगता है। अगर हम पश्चिम की बात करें तो पाल्प स्ट्रेट द्वारा भारत से विभाजित होता श्रीलंका भी आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर पूर्व की बात की जाए तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं इसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है और कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल 10,500 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। महत्वपूर्ण जल निकाय पाल्प बे, मन्नार की खाड़ी यहाँ पर स्थित हैं। अब हम बात करते हैं इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ऐसे कौन से प्रमुख जनजातियाँ उपस्थित हैं जो इस बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आइए एक नज़र उनके ऊपर भी डालते हैं। मुकुवर समुद्री मत्स्य पालन करने वाली एक जनजाति है जो विशेष रूप से यहाँ पे पाई जाती है। इनका काम होता है समुद्र में से मत्स्य का पालन करना और उसका व्यापार करना। उसके लिए ये जनजाति जानी जाती है जिसका नाम है मुकुवर। दूसरी है परावर। परावर जनजाति मोती मछुआरों और नाविक समुदायों के ऐतिहासिक रूप से मोती उद्योग से जुड़ी हुई है। हमारे समुद्री एरिया से जो मोती निकलते हैं उन मोती को निकालना, उसको बाहर लाके बाजार तक पहुंचाना, उनका जो काम किया जाता है वो किया जाता है परावर जनजाति के द्वारा, और ये नाविक समुदाय के साथ मिश्रित हैं। अगर हम तीसरी बात की जाए तो मारावर एक जनजाति है जो यहाँ पे विशेष रूप से पाई जाती है। मछली पकड़ने और समुद्री व्यापार में संलग्न जनजाति यहाँ पे देखने को मिलेगी। चौथी जो जनजाति है उसका नाम है कायाल। समुद्री खेती और शंख निकालने में माहिर जनजाति हैं। ये समुद्र में से मत्स्य उत्पादन करना और सी फूड को अलग अलग बाज़ारों में बेचना, उसके अलावा समुद्र की गहराइयों में जाके जो शंख आपके घरों में देखने को मिलते होंगे उनको बाहर निकालकर समाज में और बाज़ार तक पहुंचाने का कार्य ये जनजाति हैं वो करती हैं। इसके बाद अगर यहाँ पे देखें प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा है या संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से, जिसके आधार पर गल्फ ऑफ मन्नार का पूरा आवरण है वो तैयार हुआ। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। उसके अंदर 21 छोटे छोटे द्वीप और आसपास के प्रवाल भीति क्षेत्र इसमें शामिल है।
परवाल भीति, हर बार शब्द रिपीट हो रहा है, बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो परवाल भीति हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम जब आप पारिस्थितिकी तंत्र या फिर आप जब इकोसिस्टम्स या बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हो तो परवाल भीति आप एनवायरमेंट ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात की जाए यहाँ पे तो रायपुरम और मंडपम परवाल संरक्षित क्षेत्र, परवाल भीतियों को बचाने के लिए बनाए गए विशेष संरक्षण क्षेत्र भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उसके बाद एक और क्षेत्र यहाँ पर है पिचवरम और मुत्तुपेटू मैंग्रोव वन तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है और ये यहाँ के लिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है। ये जो संरक्षण क्षेत्र दिए गए हैं इनके जो नाम हैं वो आपको कहीं न कहीं प्रारंभिक परीक्षा में मैपिंग द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं, अन्यथा जब आप मुख्य परीक्षा लिखोगे तो मुख्य परीक्षा में आपको एकदम फॉर्मेट के साथ आंसर मिले, IBC फॉर्मेट में आपको आंसर मिले, तो उसके आधार पर ये डिजाइन किया गया है। तो इसको ध्यान से समझिए और ध्यान से इसको पढ़िए। अब हम बात करते हैं इस क्षेत्र में जैव विविधता और प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी पाई जाती हैं, जिसके आधार पर गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है वो इतना ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा क्यों? सबसे पहले अगर बात की जाए तो वो है समुद्री स्तनधारी जीव कौन कौन से हैं यहाँ पे जो यहाँ पे पाए जाते हैं और इस बायोस्फीयर रिजर्व की शोभा बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो है वो है डुगोंग। डुगोंग शाकाहारी समुद्री जीव हैं जो समुद्री घास पर निर्भर है, उसका खाद्य भोजन है वो समुद्री घास है और ये शाकाहारी समुद्री जीव हैं। इसको समुद्री गाय की उपाधि भी दी गई है, सी काऊ के रूप में भी इसको जाना जाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। सी काऊ यानी कि डुगोंग जो शाकाहारी जीव हैं और समुद्री घास पर निर्भर रहती हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड स्पिनर डॉल्फिन, यहाँ पे बहुत सारे प्रकार की डॉल्फिन पाई जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी डॉल्फिन गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है, ताकि जब भी अगर प्रारंभिक परीक्षा में आपको प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पे आप कोई भी गड़बड़ या कोई भी गलती ना करें। तो स्पिनर डॉल्फिन है जो हवा में झूमने वाली हैं, उसको स्पिनर नाम मिला हुआ है और वो यहाँ पर पाई जाती हैं। उसके बाद तीसरी बॉटल नोज डॉल्फिन बुद्धिमानी समुद्री स्तनपाई और सामाजिक समूह में रहने वाला एक समुद्री डॉल्फिन है जो यहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद नंबर 4 रिशो डॉल्फिन, हल्के भूरे रंग की डॉल्फिन गहरे समुद्र में रहती हैं, वो भी यहाँ पे पाई जाती हैं। उसके बाद ब्लू व्हेल, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, ब्लू व्हेल गेम भी आया करता था पहले, तो आपने नाम सुना होगा ब्लू व्हेल। दुनिया का सबसे बड़ा जीव यहाँ पे पाया गया है। ठीक है। ये पलवक पर निर्भर करता है। पलवक एक प्रकार के भोजन होते हैं समुद्री जीवों के लिए और उसके ऊपर ये निर्भर रहता है। ब्लू व्हेल जो दुनिया का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। उसके बाद फिन व्हेल भी आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी। फिन व्हेल दूसरी सबसे बड़ी व्हेल प्रजाति है जो तेज तैराक होती है, तैरने में बहुत माहिर होती है, फटाफट ये दौड़ने लगती हैं, तो इसको तेज तैराक के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद अगर यहाँ पे 7 नंबर पे देखोगे तो आपको बॉनी स्पिम्स व्हेल भी मिलेगी जो गहरे समुद्र में रहने वाली छोटी व्हेल हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं। अब हम सेकंड बात करते हैं कि यहाँ पे कौन से समुद्री कछुए पाए जाते हैं जो इस बायोस्फीयर रिजर्व के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ग्रीन सी टर्टल है वो यहाँ पर पाया जाता है और इसकी विशेषता क्या है, ये समुद्री घास पर निर्भर रहता है, गर्मी में रेतीले तटों पर आकर ये अंडे देते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है, समुद्री घास पर निर्भर होते हैं, गर्मी के समय रेती के तटों पर आकर ये क्या करेंगे, अंडे देते, यानी कि समुद्र से बाहर आकर ये पूरी प्रजाति हैं वो यहाँ पे अंडे देती हैं। दूसरे नंबर ऑलिव रेड लेड टर्टल, इसके बारे में आप जानते होंगे भली भांति, सामूहिक नेस्टिंग के लिए प्रसिद्ध है, सबसे अधिक संख्या में पाया जाने वाला समुद्री कछुआ है और ये भी समुद्र से बाहर आकर हजारों की संख्या में एक साथ आके अंडे देते हैं और एक नेस्टिंग का निर्माण करते हैं। उसके बाद ले स्टूडेड टर्टल्स, सबसे बड़ा समुद्री कछुआ यहाँ पर पाया जाता है। उसकी विशेषता अगर देखी जाए तो पलवक और जेलीफिश को खाता है। यूपीएससी के अंदर जेलीफिश शब्द का उदाहरण दिया हुआ है। प्रीलिम्स एग्जाम में अगर आप देखोगे तो आपको स्टेटमेंट में जेलीफिश का नाम भी मिलेगा। तो जेलीफिश क्या होती है, इसके ऊपर आपको अतिरिक्त जानकारी ले लेनी चाहिए। उसके बाद हॉक्सबिल टर्टल भी यहाँ पे पाया जाता है, परवाल भीतियों में रहता है ये। इसकी विशेषता क्या है, परवाल भीतियों में रहता है, हल्की
इसकी सोच है वो संरचना वाली होती है, जिसके कारण इसको परवाल को खाने में मदद मिलती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कौन सी परवाल भीतियाँ हैं जो पाई जाती है। सबसे पहले एक्रोपोरा यहाँ पे पाई जाती है, जो पतली शाखाओं वाली परवाल प्रजाति है, बल्कि ये तेजी से बढ़ती जा रही है, यानी कि इसका विस्तार है वो बहुत तेज गति से हो रहा है। उसके बाद पोरिटियस ल्यूटिया कठोर परवाल भीति यहाँ पे पाई जाती है, और उनकी विशेषताएं अगर देखें तो समुद्री तरंगों के प्रभाव को कम करने का कार्य करती हैं। उसका नाम है पोरिटियस ल्यूट्रिया कठोर परवाल भीति। उसके बाद मॉन्टिपोरा डिजिटाटा उंगली जैसी संरचना वाली प्रजाति भी परवाल भीति यहाँ पर पाई जाती हैं। उसके बाद फैविया गुबंद जैसी आकार मछलियों के लिए सुपने का स्थान प्रदान कर दिए, यानी कि एक प्रकार का गुबन बनाया जाता है, जो मंदिरों के ऊपर गुबन होता है उस प्रकार की ये परवाल भीति अपना एक गुबन बना लेती है, और जो मछलियाँ हैं वो इनके पीछे अपना संरक्षण या आश्रय लेती हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो गॉनिस्टेरिया रूटिफॉर्मिस जालीदार संरचना वाली परवाल भीति भी यहाँ पे पाई जाती हैं। उसके बाद अगर बात करें तो हम देखेंगे समुद्री घास कौन सी है जो इस बायोस्फीयर रिजर्व में और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहला अगर बात की जाए तो उसका नाम है हेलोपिला। हेलोपिला कम गहराई में बढ़ने वाली घास है जो डुगोंग का मुख्य भोजन है। हमने पहले बात की थी डुगोंग जो सी काऊ था उसका जो मुख्य भोजन है वो कौन सा है, होलोपिला, हेलोपिला। ठीक है, उसके बाद होलोड्यूल यूनिवर्सिस नामक नमक सहिष्णु प्रजाति है जो परवाल के साथ साथ सअस्तित्व को बनाए रखती हैं। तीसरी थैलेशिया मछली और समुद्री कछुओं के लिए आदर्श आवास मानी गई है, वो भी यहाँ पे समुद्री घास मिलेगी। उसके बाद सिंड्रिगेंड्रियम्स यहाँ पे मिलेगी, जो रिबन जैसी संरचना वाली समुद्री घास है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं मैंग्रोव वनस्पति। यहाँ पे कौन कौन सी मैंग्रोव वनस्पति है जो पाई जाती है। मैंग्रोव में बात की जाए तो एविकेनिया मैरिना समुद्री पानी में उगने वाली प्रमुख मैंग्रोव प्रजाति हैं, वो इस क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद राइजोफोरा मजबूत जड़ संरचना के कारण समुद्री कटाव को रोकने में सहायक होती है, वो भी यहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति के रूप में पाई जाती है। तो मैंग्रोव वनस्पति में भी आपको मैस्टरिंग द फॉलोइंग में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो मैंग्रोव वनस्पति को ध्यानपूर्वक लिखिएगा और उसके नोट्स है वो बनाते जाइएगा। उसके बाद ब्रुगेनिरिया सिलेंड्रिक का प्रदूषण सहिष्णु प्रजाति कार्बन अवशोषण में मददगार करती है, ये भी एक प्रकार की वनस्पति यहाँ पे है वो पाई जाती है। उसके बाद सेरिपोप्स टैगल छोटे द्वीपों में पाया जाता मछलियों के लिए आश्रय स्थल भी इसी बायोस्फीयर रिजर्व में आपको देखने को मिलेगा। ये तो तमाम बातें हुई इस बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर कि इसमें यहाँ पे क्या क्या मिलेंगे। एक नज़र में अगर हम देखें तो सबसे पहले इसका परिचय और भौगोलिक क्षेत्र में हमने बातचीत की। उसके बाद प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी यहाँ पे पाई जाती वो बात हुई। संरक्षण क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके ऊपर। उसके बाद जैव विविधता और प्रजातियाँ यहाँ पर कौन कौन सी है, तो हमने इसको ग्रुप वाइज डिवाइड किया, यानी कि ए ग्रुप यानी कि समुद्री स्तनधारी, उसके बाद बी समुद्री कछुए, सी परवाल भीतिया, डी समुद्री घास और ई मैंग्रोव वनस्पति। ये 5 प्रकार के अलग अलग हमने स्टेज बनाए ताकि आपके जो नोट्स है वो प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से कवर हो। अब उसके बाद करते हैं कि ये सब तो हो गया, इस बायोस्फीयर रिजर्व की शोभा बढ़ गई, इसका मान और सम्मान हो गया। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको संरक्षित करने के लिए क्या क्या कार्य किए जाते हैं, एक नज़र उनके ऊपर भी डाल देते हैं। अगर संरक्षण प्रयास की बात की जाए तो यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ट्रस्ट है जो स्थानीय समुदाय को शामिल कर संरक्षण प्रयास किया गया है और यहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद डुगोंग संरक्षण परियोजना यहाँ पर चल रही है। ये क्यों चल रही है, इसकी विशेषता ये है क्योंकि संकटग्रस्त डुगोंग प्रजाति को बचाने के लिए विशेष कार्यक्रम चल रहा है जो गल्फ ऑफ मन्नार में चल रहा है। उसके बाद परवाल पुनर्जीवन कार्यक्रम कोरल रिहैबिटेशन प्रोग्राम भी यहाँ पे चल रहा है। परवाल भीतियों की मरम्मत और पुनर्स्थापना करने के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जा रहा है। स्थानीय समुदायों के लिए वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम, अधिक टिकाऊ मत्स्य पालन और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु यहाँ पर ये प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। UNDP और WWF के संरक्षण प्रयास भी यहाँ पे मौजूद हैं।
जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने के लिए ये प्रोग्राम भी यहाँ पर चल रहा है। तो ये आज का हमारा बायोस्फीयर रिजर्व का एपिसोड 3 नंबर खत्म हुआ। हम बायोस्फीयर रिजर्व का एपिसोड नंबर 4 लेकर आपके सामने जल्द ही आएंगे। तब तक आप अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजें, और अब तक आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपका नाम और पता भेज दीजिए, और इस सीरीज़ की अगर PDF चाहिए या एपिसोड चाहिए तो भी आप हमसे ले सकते हैं। और UPSC के ऊपर ओवरऑल नॉलेज, मेंटरशिप्स, क्लासेज, टेस्ट सीरीज इत्यादि की जानकारी भी चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्वायरी किसी भी समय आप हमसे कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के जरिए। थैंक यू।